हेलो फ्रेंड्स। स्टडी विथ क्रेजी गुरु में आपका स्वागत है। आज हम जनरल इंग्लिश की प्रिपरेशन करेंगे डीआरडीओ सेप्टेम 10 के लिए, स्टेनोग्राफर, क्लर्क, ड्राइवर और फायरमैन के लिए। इसमें टोटल मार्क्स रहेंगे, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 75 रहेंगे, जो 75 मार्क्स के रहेंगे। इनमें जो इंग्लिश का सेक्शन है वो अपना 20 मार्क्स का रहेगा और 20 क्वेश्चन रहेंगे ओवरऑल। इसमें ग्रामर के सेक्शन से क्वेश्चन आएंगे, जैसे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कॉमन एरर आएगा और सेंटेंस इंप्रूवमेंट आएगा। और फिर मान लीजिए कि आपके पास आएगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आएगा, सिनोनिम सेंटोनिम्स आएगा। तो इसी के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रोनाउन। प्रोनाउन नाउन के रिपीटिशन से बचने के लिए हम जिस वर्ड का यूज़ करते हैं हम उसको प्रोनाउन कहते हैं। अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन दैट इज कॉल्ड प्रोनाउन। ये आप समझ चुके हैं। नाउन के बदले में जिस चीज़ का हम यूज़ करते हैं, जिस वर्ड का यूज़ हम करते हैं, वो प्रोनाउन कहलाता है। नाउन के रिपीटिशन से बचने के लिए भी हम प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। जैसे किसी भी वाक्य में एक ही नाउन की बार बार प्रयोग करने से वाक्य की सुंदरता को ब्यूटिफिकेशन कम हो जाती है, जिसके कारण हम प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में यहाँ दिया गया है, मिस्टर शुक्ला बीइंग अ गुड टीचर एंड सी इज़ लाइक्ड बाय ऑल द स्टूडेंट्स। अगर सी को हटा दें तो यहाँ पर हम नाउन के स्थान पे प्रोनाउन का प्रयोग कर प्रोनाउन का प्रयोग होता है, ना कि नाउन के साथ। दैट इज़ कॉल्ड प्रोनाउन। अब आगे हम पढ़ते हैं प्रोनाउन के बारे में कि और क्या क्या चीज़ें हमें प्रोनाउन में जाननी ज़रूरी है जो एग्ज़ाम में आते हैं। तो प्रोनाउन में पहला टाइप पढ़ते हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, चाहे SSC MTS दीजिए, चाहे DRDO दीजिए, चाहे CGL दीजिए, जहाँ से क्वेश्चन अराइज होते हैं, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहला टॉपिक है इसमें यूज़ ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? पर्सनल प्रोनाउन का मतलब होता है जो सेल्फ से डिपेंडेंट है, जिसको हिंदी में कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। जैसे क्या होता है, आई हो गया, वी हो गया, मी हो गया, अस हो गया, यू, ही, सी, इट, दे, इन सब को हम क्या कहते हैं? पर्सनल प्रोनाउन। अब देखिए यूजेस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन क्या क्या है। वे प्रोनाउन जो तीनों प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन में प्रयुक्त होते हैं। इसमें एक टेबल दिया गया है, इस टेबल को अपन समझेंगे कि पर्सनल प्रोनाउन में क्या टेबल है। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं अपन कि पहला जो है वो है नॉमिनेटिव केस। पहला जो केस है वो नॉमिनेटिव केस का एक टेबल बनाएंगे, एक रो नॉमिनेटिव की और एक ऑब्जेक्टिव की बनेगी। नॉमिनेटिव में जैसे हम यूज़ करते हैं, आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होगा। सी के लिए हम यूज़ करेंगे सी नॉमिनेटिव होगा, उसका ऑब्जेक्टिव हर होता है। वी नॉमिनेटिव केस में है, उसका ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा आपका अस। और ही का हिम हो जाएगा, इट का इट, यू का यू। अब ये पर्सनल प्रोनाउन का जो टेबल है, इस टेबल को आप बिल्कुल याद रखें, क्योंकि यहीं से आपके सारे क्वेश्चन अराइज होंगे। यहीं से आपको सारा ये टेबल बिल्कुल याद होना बिल्कुल ज़रूरी है। ये नज़रों के सामने होना आपके ज़रूरी है। देन इस टेबल के बाद हम यूज़ पढ़ते हैं। रूल नंबर 1 पर्सनल प्रोनाउन में किसी सेंटेंस के वर्ब के पहले प्रोनाउन का प्रयोग हो तो नॉमिनेटिव केस का यूज़ होता है। किसी सेंटेंस के वर्ब के पहले प्रोनाउन का प्रयोग, सेंटेंस वर्ब यहाँ क्या है, यहाँ वर्ब है टीच। टीच के आगे उसने नॉमिनेटिव केस का यूज़ किया। अभी हमने नॉमिनेटिव के केस के टेबल में हमने देखा था, आई था अपने पास, टेबल में आई था, सी, दे, वी, ही, सी, इट। ये नॉमिनेटिव केस के टेबल में जब जाएंगे तो आई अपना नॉमिनेटिव केस है। वर्ब जो हो गया टीच है, टीच से पहले हमने नॉमिनेटिव केस का यूज किया है। तो जो प्रोनाउन के बाद आएगा, जैसे कि प्रोनाउन के बाद अपने पास आ रहा है, हिम जो होगा उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव केस का यूज करेंगे। जैसे ऑब्जेक्टिव केस ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है, जिसका हमने यूज किया है। नेक्स्ट दूसरा एग्जांपल देखते हैं, ही इज़ टॉट बाय मी। मतलब ही, यहाँ भी वही बताया गया है कि सब्जेक्ट के वर्ब के पहले प्रोनाउन का प्रयोग नॉमिनेटिव केस में होगा, और वर्ब के बाद जो भी आएगा वो होगा आपका ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन। ये रूल नंबर 1 था।
सेकंड देखते हैं अपन, रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 कहता है जब हम प्रोनाउन, जब अलग अलग टाइप के प्रोनाउन एक ही सेंटेंस में प्रयुक्त हों, जब अलग अलग टाइप के प्रोनाउन हों और एक ही सेंटेंस में प्रयुक्त हों और किसी बुरी बात का आभास हो, यानी बैड फीलिंग्स आए उस चीज़ से, तो हम 2-3-1 का यूज़ करते हैं। अब ये 2-3-1 क्या होता है? फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में अपने पास आता है आई और वी, सेकेंड पर्सन में अपने पास यू आता है और थर्ड पर्सन में ही सी इट आता है। इसका एक टेबल वीडियो के एंड में आपको मिल जाएगा। ये वो थोड़ा सा माइनर मिस्टेक है जिसके कारण वो टेबल यहाँ कंटेंट नहीं है, तो इसके लिए हम आगे फिर डाल देंगे इसको हम। तो इसमें कह रहा है कि अगर 2-3 प्रोनाउन एक साथ यूज हों और उनसे किसी बैड फीलिंग आए, तो वो उनका जो वो होगा कंटिन्यूसली जो होगा, जो हम उसको लगाएंगे या यूज़ करेंगे, वो 2-3 में 1 में यूज़ करेंगे। मतलब पहले सेकेंड पर्सन आएगा, फिर थर्ड पर्सन आएगा, देन फर्स्ट पर्सन का नॉमिनेटिव केस या ऑब्जेक्टिव केस जो भी आएगा वो देन उसके बाद ही आएगा। ये मतलब एक बैड फीलिंग, मतलब जब भी बहुत सारे प्रोनाउन एक साथ यूज होंगे और उससे बैड फीलिंग आएगी तो 2-3-1 में हम यूज़ करेंगे, यानी पहले सेकेंड पर्सन फिर थर्ड एंड देन फर्स्ट पर्सन यूज होगा। रूल नंबर 3, एक ही वाक्य में फिर से अगर हम बहुत विभिन्न प्रोनाउंस का प्रयोग करते हैं और उसमें 2 स्वीकार किया जाता है अथवा कोई बुरी बात कही गई हो, तो प्रोनाउन को 1-2-3 में रखा जाता है, 1-2-3 में रखते हैं। बुरी बात मतलब बुरी बात का आभास ना हो तो हम 2-3-1 में रखते हैं, जो हमने पहले पढ़ा था, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन को। अब यदि हम कोई बैड फीलिंग आ रही है हमारे पास, तो हम 1-2-3 का यूज़ करेंगे, यानी पहले फर्स्ट पर्सन, देन सेकेंड पर्सन एंड देन थर्ड पर्सन का यूज़ करेंगे। ये दोनों रूल बिल्कुल इम्पोर्टेंट हैं, इनको एकदम आप बेंचमार्क करके रखिए कि ये दोनों बिल्कुल इम्पोर्टेंट रूल हैं आपके लिए। नेक्स्ट देखते हैं हम, इसके एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे आई, यू एंड ही। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन हैड मेड अ ब्लंडर, ये 1-2-3 में हो गया। अब देन यू एंड ही हैव डन द मिसचीफ, ये सेकेंड और थर्ड पर्सन हो गया। देन अगला रूल हम देखते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है अपने लिए, रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 कहता है कि जब प्रोनाउन बहुवचन में हो, यानी जब प्रोनाउन प्लूरल में हो, तो प्रोनाउन 1-2-3 में होना चाहिए। जब प्रोनाउन प्लूरल फॉर्म में हो तो 1-2-3 में होना चाहिए। जैसे 1-2-3 का मतलब हो गया वी, यू एंड दे, ये इस फॉर्म में इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे इन द सेंटेंस, जो कि करेक्ट फॉर्म होगा उसमें। अगर ये हमको इम्प्रूवमेंट में भी देता है तो हमको 1-2-3 में उसको कंटिन्यूसली 1-2-3 में उसको अरेंज करना पड़ेगा। पहले फर्स्ट पर्सन आएगा, देन सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन आएंगे, देन थर्ड पर्सन के प्रोनाउन आएंगे। ये रूल नंबर 4 अपना कहता है। रूल नंबर 1 में क्या बोला था? रूल नंबर 1 में उसने बोला था कि यदि सेंटेंस के वर्ब के पहले प्रोनाउन आता है तो नॉमिनेटिव केस का आएगा, और वर्ब के बाद आएगा तो वो ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन आ जाएगा। रूल नंबर 2 हमने पढ़ा था, यदि एक ही सेंटेंस में हम 2-3 प्रोनाउन का यूज़ करते हैं और बैड फीलिंग्स नहीं आ रही हो, मतलब अगर गुड फीलिंग आ रही हो तो हम उसको 2-3-1 में फॉलो अप कराएंगे, पहले सेकेंड पर्सन फिर थर्ड पर्सन और फिर हम फर्स्ट पर्सन का यूज़ करेंगे। और रूल नंबर 3 में हमने क्या पढ़ा था? रूल नंबर 3 में हमने पढ़ा था कि जब एक ही सेंटेंस में फिर से हमने बहुत 2-3 प्रोनाउंस का यूज़ करेंगे और उसमें कोई बैड फीलिंग्स आ रही होगी या कोई दोष उसने स्वीकार किया होगा या अपोलोजाइज किया होगा, अपनी गलती को स्वीकार किया होगा उसने, तो उसमें हम कहते हैं उस क्रम में प्रोनाउन को 1-2-3 में हम रखेंगे। एंड देन रूल नंबर 4 आप याद करिए, रूल नंबर 4 में आपको बताया गया है कि जब प्रोनाउन प्लूरल फॉर्म में हो तो हम 1-2-3 का यूज़ करेंगे, यानी फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड देन थर्ड पर्सन का यूज़ करेंगे हम। जैसे इसमें एग्जाम्पल दिया है, वी, यू एंड दे शुड नाउ गेट डाउन टू वर्क, ये हो गया अपना रूल नंबर 4। देन आगे देखते हैं रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 जो अपना कहता है वर्ब्स जैसे लाइक, बिटवीन, बट, एक्सेप्ट, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का यूज होता है। इन चीज को नोट डाउन करके रखें या फिर VVI इम्पोर्टेंट लिखें इसको, क्योंकि ये ऐसे चीज़ हैं जिनके बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन यूज होगा।
जैसे बोला उसने, क्या वर्ब बोले हैं, वर्ब के बाद लाइक, बिटवीन, एक्सेप्ट, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस का यूज होगा। सब्जेक्ट के पहले होगा तो नॉमिनेटिव और सब्जेक्ट के बाद होगा तो ऑब्जेक्टिव। ये क्लियर है? जैसे उसने एग्जांपल दिया है, लेट मी डू दिस वर्क। फर्स्ट एग्जांपल क्लियर है, लेट मी डू दिस वर्क। ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन का यूज किया, देयर इज नो प्रॉब्लम बिटवीन सी एंड आई, देयर इज नो प्रॉब्लम बिटवीन हर एंड मी, हर एंड मी, दैट इज करेक्ट। नंबर थर्ड उसने बोला है, एवरीबडी बट हिम वॉज प्रेजेंट फॉर मीटिंग। देखिए हमेशा उसने एवरीबडी बट हिम वॉज प्रेजेंट एट मीटिंग, ये भी कनेक्शन सही है, ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन का यूज किया है। ही लाफ्ड एट, ही लाफ्ड एट आई बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर प्रीपोजिशन के बाद, हमने बताया था कि प्रीपोजिशन के बाद जब भी हम यूज़ करेंगे तो प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का यूज़ करेंगे। यहाँ एट प्रीपोजिशन है जिसके कारण यहाँ मी का यूज़ किए हैं। यहाँ बिटवीन प्रीपोजिशन है जिसके कारण हमने ऑब्जेक्टिव केस हर और मी का यूज़ किए हैं। यहाँ देखिए, एवरीवन अटेंडेड द पार्टी एक्सेप्ट ही। अभी हमने बताया था वर्ब्स लाइक, बिटवीन, बट, एक्सेप्ट और प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का यूज़ होता है। ये बिल्कुल ये वीवीआई है, इनसे एक क्वेश्चन बनता है इस नियम से। तो इसमें क्या हो जाएगा, एवरीवन अटेंडेड द पार्टी एक्सेप्ट हिम। ही नहीं होगा, ही तो नॉमिनेटिव केस है, तो हम इसके ऑब्जेक्टिव केस का यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें बताया गया है वर्ब्स लाइक, बिटवीन, एक्सेप्ट और प्रीपोजिशन के बाद तो हमें ऑब्जेक्टिव केस का यूज़ करते हैं, तो ऑब्जेक्टिव केस तो ही है नहीं, ही तो नॉमिनेटिव है, देन हम क्या यूज़ करेंगे, हिम। देन आगे बढ़ते हैं, रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 इज वेरी इंपॉर्टेंट। यदि दो नॉमिनेटिव के बीच तुलना की जाती है, दो नॉमिनेटिव मतलब टेबल में हम जाके जब देखते हैं दो नॉमिनेटिव, तो नॉमिनेटिव में होता है आई, सी, दे एंड वी। तो नॉमिनेटिव में जब हम दो नॉमिनेटिव में हम जब कंपैरिजन करेंगे एज और देन के बाद, दो नॉमिनेटिव भी लगा हो और एज और देन के बाद नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन का यूज होता है। यानी हम जब भी दो नॉमिनेटिव के बीच कंपैरिजन करेंगे तो नॉमिनेटिव केस ही हमारे पास आएगा। जैसे ही इज फास्ट एज, ही इज एज फास्ट एज मी, गलत है क्योंकि नॉमिनेटिव के बाद नॉमिनेटिव का यूज किया है, मी तो ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन है, दैट इज रॉन्ग। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ही इज एज फास्ट एज आई, ये राइट है। देन अगला एग्जांपल देखते हैं, आई रन फास्टर देन हिम। जब हम दो नॉमिनेटिव, आई यहाँ नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन है, देन हम जब भी हम कंपैरिजन के बाद नॉमिनेटिव केस का ही प्रोनाउन की जब भी कंपैरिजन करेंगे, दो नॉमिनेटिव के बीच होगा या दो ऑब्जेक्टिव के बीच होगा। तो आई रन फास्टर देन हिम, ये एक नॉमिनेटिव एक ऑब्जेक्टिव हो गया, जो कि रॉन्ग हो गया, क्योंकि या तो हम दोनों नॉमिनेटिव रखेंगे या दोनों ऑब्जेक्टिव रखेंगे। तो यहाँ आई नॉमिनेटिव है, तो हमको पहले से ही इसमें नियम भी बताया गया था कि दो नॉमिनेटिव के बीच तुलना हो तो नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन का ही यूज होता है। तो देन हम इसको करेक्ट करेंगे, तो आई रन फास्टर देन ही इज अ नॉमिनेटिव केस। देन अब देखिए, ऊपर दिए गए एग्जाम्पल में से दो सब्जेक्ट के बीच तुलना किया गया है और दोनों प्रोनाउन नॉमिनेटिव केस में होने चाहिए। अर्थात ये इसका जिस्ट ये है कि दो नॉमिनेटिव के बीच हमें अगर कंपैरिजन करना है एज और देन के बाद हमेशा नॉमिनेटिव केस के ही प्रोनाउन का प्रयोग होगा। एक ही नियम दिमाग में बिठा के रखना है, दोनों नॉमिनेटिव होने चाहिए अगर हम कंपैरिजन करते हैं एज और देन में, या तो दोनों हमारे पास ऑब्जेक्टिव होने चाहिए। नेक्स्ट बोला है, लेकिन दो ऑब्जेक्ट के बीच तुलना एज और देन के बाद हो तो ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होना चाहिए। पॉइंट इज क्लियर कि दो नॉमिनेटिव का अगर हम यूज़ करते हैं तो दो नॉमिनेटिव के बीच यूज करेंगे तो नॉमिनेटिव ही यूज होगा, और ये दोनों ऑब्जेक्टिव होने चाहिए जब भी हम कंपैरिजन करेंगे। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं इसमें, फर्स्ट वाला, आई नो यू मच एज हिम, आई नो यू मच एज हिम, दैट इज करेक्ट, क्योंकि ऑब्जेक्टिव केस दो ऑब्जेक्टिव हैं, यू एज मच एज हिम, यू भी यहाँ पास ऑब्जेक्टिव है और हिम भी यहाँ पास ऑब्जेक्टिव है, देन कंपैरिजन सही है। आई नो यू एज मच एज आई नो हिम, दैट इज भी करेक्ट, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, तो इसका सार 6 नंबर का, जो अपन दो सेंटेंस याद रखना है, दो नॉमिनेटिव के बीच
नॉमिनेटिव के बीच कंपैरिजन, और दो ऑब्जेक्टिव हो तो दोनों ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के बीच कंपैरिजन। देन देखते हैं रूल नंबर, अब दूसरे प्रोनाउन पे आते हैं। अपन ने अभी तक जितने पढ़े हैं पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन में ये एक टेबल को आप बिल्कुल भी याद रखेंगे, जो ये टेबल बना है नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस का टेबल 1 नंबर। और दूसरा आप ये पहला हमने बताया था कि जब भी नाउन वर्ब के पहले यदि प्रोनाउन आता है तो नॉमिनेटिव, और वर्ब के बाद आएगा तो ऑब्जेक्टिव। सेकेंड रूल हमने बताया था, यदि अगर बैड सेंसेशन नहीं हो रहा है तो 2 3 1 में फॉलो अप करिए, अगर बैड सेंस आ रहा है तो 1 2 3 में करिए, बैड सेंस आ रहा है तो 1 2 3, नहीं आ रहा है तो 2 3 1। देन उसके बाद हम देखे थे रूल नंबर 5 में कि वर्ब जैसे लाइक दिया था, एक्सेप्ट दिया था, लाइक एक्सेप्ट प्रीपोजिशन, एक्सेप्ट, बट, बिटवीन, इन सब के बीच हमेशा नॉमिनेटिव, इसके बाद जो भी कुछ भी आएगा, अगर प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग किया जाता है वो ऑब्जेक्टिव केस में प्रोनाउन आएंगे। इन सब वर्ड के बाद प्रीपोजिशन के बाद जो भी आएगा प्रोनाउन वो ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन आएगा। रूल नंबर 6 में बोला गया था कि दो नॉमिनेटिव के बीच कंपैरिजन करेंगे तो दोनों नॉमिनेटिव होने चाहिए, और अगर दो ऑब्जेक्टिव के बीच कंपैरिजन करेंगे तो दोनों हमारे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होने चाहिए। दैट इज क्लियर। देन हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रोनाउन दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस, यूज ऑफ द प्रोनाउंस ऑफ द पजेसिव केस। पजेसिव केस के प्रोनाउन के बारे में हम पढ़ेंगे। ये एक लिस्ट है जो प्रीवियस में भी बताया गया था आपको, नॉमिनेटिव, वहाँ नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव केस था, यहाँ नॉमिनेटिव और पजेसिव केस है। जैसे आई नॉमिनेटिव केस में है, आई का जब पजेसिव एडजेक्टिव बनाएंगे या पजेसिव प्रोनाउन, तो एडजेक्टिव बनाएंगे तो माई होगा और प्रोनाउन बनाएंगे तो माइन होगा। अब देखिए माइन कैसे है, माइन है माई प्लस नाउन, यानी एडजेक्टिव प्लस नाउन इक्वल टू प्रोनाउन। ध्यान रखिए, एडजेक्टिव प्लस नाउन इक्वल टू प्रोनाउन। ठीक, वी का आवर हो जाता है पजेसिव में, एडजेक्टिव में, और जब प्रोनाउन में जाएंगे तो आवर्स हो जाएगा। यू का योर हो जाएगा एडजेक्टिव में, और जब पजेसिव प्रोनाउन में जाएंगे तो योर्स हो जाएगा। इसमें ही के लिए हम हिज का यूज़ करते हैं एडजेक्टिव में, और जब प्रोनाउन में जाएंगे तो हम हिज का ही इसमें भी यूज़ करेंगे। देन सी के लिए हम हर का यूज़ करते हैं और यहाँ हर्स का यूज़ हो जाएगा। इट का इट्स होता है एडजेक्टिव, प्रोनाउन इट का कुछ भी नहीं होता है। देन दे के लिए हम यूज़ करेंगे तो दे के लिए दियर का यूज़ करते हैं और दियर्स का यूज़ करते हैं। अब रूल नंबर 1, इसमें भी कुछ रूल्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। पजेसिव प्रोनाउन के टेबल को याद रखेंगे, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, पजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग नाउन के पहले नहीं होता है, ये हमेशा नाउन के बाद ही आएगा। देखिए जैसे एग्जांपल दिया है, आवर स्कूल वाज क्लोज्ड फॉर 4 days। आवर्स स्कूल तो होगा नहीं, क्योंकि आवर्स अभी हमने पढ़ा था कि आवर्स जो हमारे पास है वो आवर्स है, आवर्स जो होता है पजेसिव प्रोनाउन होता है। तो हमने अभी नियम ही पढ़ा था, पजेसिव प्रोनाउन के पहले नाउन का प्रयोग नहीं होता है। तो पजेसिव प्रोनाउन के पहले नाउन का प्रयोग नहीं होता, पजेसिव एडजेक्टिव का यूज़ करना पड़ेगा। तो पजेसिव एडजेक्टिव का जब हम यूज़ करेंगे तो आवर स्कूल वाज क्लोज्ड फॉर 4 days, दैट इज़ करेक्ट, जो समझने में भी लगता है आवर्स स्कूल, दैट इज प्रोनाउंसिएशन में भी हमें सही नहीं लग रहा है, प्लस एक्चुअली में है भी नहीं, ग्रामेटिकली भी सही नहीं। तो ग्रामेटिकली सही क्या है, आवर स्कूल वाज क्लोज्ड फॉर 4 days। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, इसमें नोट दिया है, इस नोट को ध्यान दें। पजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन के पहले होता है। अभी हमने बोला था जब पजेसिव नाउन का प्रयोग नाउन के पहले नहीं करेंगे तो एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन से पहले कर लेंगे। जैसे दिया है, दिस इज माई बुक, यह मेरी पुस्तक है। अगर नाउन का उल्लेख हो चुका है, और पहले से ज्ञात है या फिर से उल्लेख नहीं करना चाहते हैं तो पजेसिव प्रोनाउन का यूज कीजिए। जैसे दिस बुक इज माइन, दोनों सही है, दिस इज माई बुक एंड दिस बुक इज माइन, दोनों सही है। अब देखिए ये जो टेबल है पजेसिव प्रोनाउन के मतलब का, टेबल देखिए, इसमें क्या है, माइन का मतलब क्या होता है, माइन का मतलब होता है माई प्लस नाउन इक्वल टू
माइन। और आवर्स के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, आवर और प्लस नाउन। ये टेबल आपके लिए इतना ही इम्पोर्टेंट है जितना पहले वाला हमने बताया था। दो टेबल थे अपने पास, एक पर्सनल प्रोनाउन का टेबल था। उसके बाद हम आगे देखते हैं योर प्लस नाउन इक्वल टू योर नाउन, ठीक। देन हिज, देन है हिज, और यहाँ है हिज प्लस नाउन। देन हर्स है, हर्स है, और हर प्लस नाउन दैट इज हर नाउन। दियर्स, दियर प्लस नाउन। देन ये टेबल कंप्लीट है। रूल नंबर हम इसमें फर्स्ट में क्या देखे हैं, पजेसिव प्रोनाउन के पहले नाउन का प्रयोग नहीं करेंगे, पजेसिव प्रोनाउन के पहले पजेसिव एडजेक्टिव का यूज़ करेंगे। जैसे हमने एग्जांपल भी देखा, पजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन के पहले होता है, हमेशा ये ध्यान रखेंगे हम। देन रूल नंबर 2, पजेसिव प्रोनाउन के रूल नंबर 2 को अपन देखते हैं। पजेसिव प्रोनाउन के रूल नंबर 2 को देखते हैं। पहला रूल कहता है पजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग किसी भी तरह के वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में हो सकता है। किसी भी सब्जेक्ट के वर्ब के प्रयोग, वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में होता है। जैसे योर्स इज अ न्यू कार, योर्स इज अ न्यू कार, दैट इज रॉन्ग। योर कार इज अ न्यू कार, दैट इज रॉन्ग, दैट इज राइट। Hers is a beautiful house and her house is a beautiful house। यानी पजेसिव प्रोनाउन के का प्रयोग किसी भी सेंटेंस के वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में हम कर सकते हैं। दूसरा नियम, थर्ड नियम, थर्ड नियम, पजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग किसी सेंटेंस के वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में भी हम कर सकते हैं। पजेसिव प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग किसी सेंटेंस के वर्ब के रूप में भी हम कर सकते हैं। जैसे ही हैज लॉस्ट माई बुक्स एज वेल एज योर्स। सेकेंड ऑप्शन दिया है ही हैज लॉस्ट एज वेल एज योर बुक्स, ठीक। सेव योर टाइम एंड माइंड, सेव योर टाइम एंड माइंड टू। देन सेव योर टाइम एंड माई टाइम टू। दो नियम। इसमें फर्स्ट नियम क्या कह रहा था, फर्स्ट नियम बोला है पजेसिव प्रोनाउन नाउन के पहले नहीं यूज होगा, नाउन के पहले हमेशा पजेसिव एडजेक्टिव का यूज हम करते हैं। रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 में बताया गया था अपने को कि पजेसिव प्रोनाउन का यूज सब्जेक्ट के वर्ब के रूप में, सब्जेक्ट के वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में भी कर सकते हैं और सब्जेक्ट के वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में भी कर सकते हैं। दैट इज क्लियर। रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 कहता है, रूल नंबर 4 कहता है पजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग किसी सेंटेंस के प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में भी होता है। पजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग किसी सेंटेंस के प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में भी होता है। जैसे आई प्रेफर योर हेल्प टू हर। इसमें प्रपोजिशन टू हो गया, टू के बाद हमने ऑब्जेक्ट हमारे पास हर है और हर के रूप में हमने टू का यूज़ किया है। आई प्रेफर योर हेल्प। योर जो है यहाँ पर पजेसिव प्रोनाउन है और पजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग हमने पढ़ा था कि किसी सेंटेंस के प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में भी हम कर सकते हैं। 3 नियम थे, सेंटेंस के वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में, सेंटेंस के वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में, सेंटेंस के वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में 2, और तीसरा सेंटेंस के प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में। 3 रूल इंपॉर्टेंट पजेसिव प्रोनाउन के। और फर्स्ट रूल जो था वो था कि नाउन के पहले पजेसिव प्रोनाउन का यूज़ नहीं करते हैं, नाउन के पहले हम पजेसिव एडजेक्टिव का यूज़ करते हैं, जो कि हम टेबल में, जो कि हमने टेबल में आपको बताया है उस टेबल को याद रखेंगे। नेक्स्ट जो है इम्पोर्टेंट प्रोनाउन है जिसको हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है खुद से, स्वयं से, खुद को, अपने आप से, इन सारी चीज़ों से जो मिलके प्रोनाउन बनता है उसको हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे द पुअर मैन पॉइजनड हिमसेल्फ, द पुअर मैन पॉइजनड हिमसेल्फ एंड हिज चिल्ड्रन। पुअर मैन जो गरीब आदमी था उसने अपने आप और अपने बच्चों दोनों को जहर देकर मार दिया। तो इसमें उसने खुद को भी मारा और अपने आप अपने बच्चों को भी मारा, तो ये दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के कुछ अंदर कुछ उसके इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जो पेपर में आते हैं। रूल नंबर 1, रूल नंबर फर्स्ट, अगर निम्न वर्ब का प्रयोग
अर्थ के संदर्भ में हो तो उसके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करेंगे, जिसमें हम कुछ वर्ड्स देख लेते हैं। जैसे क्वाइट है, क्वाइट मतलब प्रशंसात्मक व्यवहार करना। अवेल है, लाभ उठाना हो जाता है। रिकंसिल होता है जो बेमन चीज़ से किसी चीज़ को स्वीकार कर लेना। नेक्स्ट होता है अम्यूज करना। अम्यूज करना मतलब किसी का मजाक उड़ाना या मनोरंजन करना। रिजाइन करना, हथियार डाल देना, रिजाइन। अवेंज करना, एक्सपर्ट, एक्सर्ट करना, किसी को एक्सर्ट करना, काफ़ी मेहनत करना होता है एक्सर्ट करना। अप्लाई कराना, किसी को ध्यान लगाना होता है। अडेप्ट, एक होता है अडेप्ट, एक होता है अडॉप्ट। अडेप्ट है, ये अडेप्ट मतलब अपने आप को सिचुएशन में ढालना, अडेप्ट करना। एडजस्ट होता है, प्राइड होता है, एब्सेंट होता है, इंजॉय होता है। इन सारे वर्ड्स के बाद आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करेंगे। ये सारे वर्ड ही इंपॉर्टेंट हैं इस रूल में। इसका एग्जांपल देख लेते हैं अपन। द ऑफिसर इक्वाइटेड देमसेल्फ वेल ड्यूरिंग द क्राइसिस, पहला एग्जांपल। सेकंड कहता है, यहाँ पे देखिए इक्वाइटेड, इक्वाइट प्रशंसात्मक व्यवहार करना, जिसके कारण यहाँ देम सेल्फ्स, जो सेल्फ्स वाली चीज़ें होती हैं वो सारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होती हैं सेल्फ्स वाली। जैसे सी हैज रिकंसिल्ड हर सेल्फ, रिकंसिल्ड के कारण हर सेल्फ का यूज हुआ है। रिकंसिल्ड के कारण रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज हुआ है। एक्सर्ट के कारण यहाँ पर देम सेल्फ का यूज हुआ है। अप्लाई के कारण योर सेल्फ का यूज हो रहा है यहाँ पास। एंड आई प्राइड माई सेल्फ, प्राइड के कारण माई सेल्फ का यूज हुआ है। यू शुड अवेल योर सेल्फ इन द अपॉर्चुनिटी, ये सबसे लास्ट वाला जो है 6 नंबर वाला, यू शुड अवेल योर सेल्फ ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इससे एक क्वेश्चन श्योर रहता है। तो आप इस रूल्स को दिमाग में बैठा के रखेंगे कि इसको कैसे करना है। इसमें कुछ वर्ड्स हैं जैसे क्वाइट हो गया, अवेल हो गया, रिकंसिल हो गया, एम्यूज हो गया, एम्यूज हो गया, रिजाइन हो गया, अवेंज हो गया, एक्सर्ट हो गया, अप्लाई हो गया, अडप्ट हो गया, एडजस्ट, प्राइड, एब्सेंट, इंजॉय। इन सब के बाद हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करेंगे। रिफ्लेक्सिव में बस इतना ही, ज़्यादा कुछ नहीं है। एन्जॉय भी है, एन्जॉय के बाद ही हम, एन्जॉय के बाद भी हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। अब एक रूल इसमें दिया गया है, अगर अगर इंजॉय के बाद ऑब्जेक्ट का उल्लेख हो तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ना लगाए, अगर ऑब्जेक्ट के बाद इंजॉय का यूज ना हो तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाएं। जैसे एग्जांपल दिया है, ही वाज एब्सेंट, ही वाज एब्सेंट में ऑब्जेक्ट नहीं है तो ही एब्सेंटेड हिमसेल्फ, ही एब्सेंटेड हिमसेल्फ। अगर एब्सेंट का प्रयोग वर्ब के रूप में होगा तभी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करें, अगर वर्ब के रूप में होगा तभी हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज हम करेंगे। देन अगला जो इम्पोर्टेंट प्रोनाउन है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। डिस्ट्रीब्यूटिव, जो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक इन प्रोनाउंस। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इसको ध्यान से पढ़िए, बाकायदा नोट्स बना लीजिए, पेन डाउन करिए, लिख वीडियो को पॉज करके राइट डाउन कर सकते हैं। देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में सबसे पहले अपन टॉपिक पढ़ेंगे डायरेक्ट कि रूल क्या होते हैं, क्योंकि क्वेश्चन रूल से ही आते हैं। क्वेश्चन के आपसे डेफिनेशन नहीं पूछा जाएगा, आप डेफिनेशन बहुत सारी किताबों पे पढ़ चुके हैं, आपको पता होना चाहिए कि एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या आता है, क्योंकि इंग्लिश जो है वो, इंग्लिश एक अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज है जिसको समझना बेहद ज़रूरी है। इस चलते हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के डेफिनेशन में नहीं जाएंगे, हम वहाँ जाएंगे जहाँ से क्वेश्चन अराइज होते हैं। तो सबसे पहला रूल हमारा यहाँ बनता है, रूल नंबर 1, आइदर। आइदर का प्रयोग दो में से एक के अर्थ में होता है। आइदर, आइदर जहाँ भी दिखेगा आपको तो वहाँ आप ध्यान कर दीजिए, दो ही लोगों की, ओनली 2 पर्सन्स की बात होगी, थर्ड पार्टी की बात नहीं होगी। आइदर हमेशा दो लोगों में से, दो में से किसी एक को चुनना है तो हम आइदर का यूज़ करते हैं हमेशा। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का पहला नियम है, दो में से कोई एक अगर हमको सेलेक्ट करना है तो हम आइदर का यूज़ करेंगे। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, आइदर ऑफ दीज 2 पेन्स इज रेड, दो पेन में से आइदर ऑफ द 2 पेन्स इज रेड, क्लियर। आइदर ऑफ दीज 3 फ्रेंड्स इज नॉटी, यहाँ 3 फ्रेंड की बात हो गई जो कि गलत, क्योंकि आइदर ओनली 2 पर्सन्स के लिए ही एप्लीकेबल है, मतलब दो लोग के लिए ही आइदर का हम यूज़ कर सकते हैं। आइदर का मतलब ही होता है ओनली दो में से एक, तो आइदर ऑफ द 2 पेन्स इज रेड मतलब दो में से कोई एक पेन रेड है, तो आइदर थर्ड पार्टी के लिए नहीं जाएगा, सिर्फ ओनली दो और दो, दो व्यक्ति, दो वस्तु, दो ही किसी चीज़ के लिए हम जा सकते हैं। अब नोट डाउन करते हैं अगला, इसी में नोट बना के देखेंगे।
लेकिन अगर हम दो से अधिक व्यक्ति और वस्तु में से किसी एक की बात करेंगे तो एनी वन का यूज़ करेंगे, एनी या वन का यूज़ हम करेंगे। जैसे एग्जांपल दिया, वन ऑफ दीज थ्री फ्रेंड्स इज नॉटी, दैट इज करेक्ट। जैसे दो व्यक्ति के लिए हम आइदर का यूज़ करते हैं और दो से ज़्यादा जैसे ही बढ़ेंगे तो हम फिर वन का यूज़ करेंगे, वन या एनी का यूज़ करेंगे हम। ठीक, दैट इज क्लियर। रूल नंबर 1 इज टू इम्पोर्टेंट। रूल नंबर 2 पे चलते हैं। रूल नंबर जब 2 पे चलते हैं तो नाइदर, नाइदर का प्रयोग भी दो में से कोई भी नहीं, दोनों में से कोई भी नहीं के टर्म्स में होता है। नाइदर का प्रयोग दो में से कोई भी टर्म्स के लिए होता है। जैसे नाइदर ऑफ दीज टू गर्ल्स इज एक्टिव, नाइदर ऑफ दीज टू गर्ल्स इज एक्टिव, मतलब दोनों में से एक भी लड़की एक्टिव नहीं है। नाइदर और आइदर, आइदर दो में से एक के लिए ओनली दो में से एक, और नाइदर दो में से कोई भी नहीं। ये बिल्कुल ध्यान में बिठा के रखेंगे दिमाग में। आइदर मतलब दो में से एक भी, दो में से एक, और नाइदर मतलब दो में से एक भी नहीं। और दो से ज़्यादा के लिए हम यूज़ करेंगे तो हम दो से ज़्यादा के लिए या तो एनी का यूज़ करेंगे या वन का यूज़ करेंगे। अब रूल नंबर 2 में हम देखते हैं, रूल नंबर 2 में अब हम देखते हैं कि दो से ज़्यादा के लिए, लेकिन दो से अधिक वस्तुओं में से कोई से भी नहीं के लिए नन का यूज़ हम करते हैं। जैसे नाइदर ऑफ फोर सन्स लुक्ड आफ्टर हिम, गलत, क्योंकि नाइदर का यूज़ से ओनली दो पर्सन्स के लिए हम करते हैं, दो में से किसी के लिए भी नहीं। अब जब वो बोल रहा है फोर सन्स, तो फोर सन्स का मतलब हो गया यहाँ पास कि नाइदर का यूज़ हम, नाइदर का यूज़ नहीं, नन का यूज़ करेंगे। नन ऑफ, नन ऑफ हिज फोर सन्स लुक्ड आफ्टर हिम। ये दो इंपॉर्टेंट रूल डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के। पहला रूल, आइदर दो में से कोई एक, और दो से अधिक में से कोई एक के लिए या तो एनी का यूज़ करिए या वन का यूज़ करिए। सेकंड रूल था हमारा नाइदर, दो में से कोई भी नहीं के लिए हम नाइदर का यूज़ करेंगे, और दो से अधिक में से कोई भी नहीं के लिए हम नन का यूज़ करेंगे, ना कि नाइदर का यूज़ करेंगे। आइदर नाइदर दो के लिए है, और एनी वन या नन ये दो में से अधिक के लिए है। नेक्स्ट चलते हैं, अगला नियम देखते हैं। यूज़ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन के यूजेज जो एक इम्पॉर्टेंट है, इसको देखते हैं। इसमें बोला है ईच अदर एंड वन अनदर को ही हम, रेसिप्रोकल प्रोनाउन में दो ही प्रोनाउन होते हैं जिसको हम पारस्परिक संबंध को व्यक्त करने के लिए हम यूज़ करते हैं। ईच अदर या वन अनदर दो यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम ईच अदर के बारे में पढ़ेंगे। ईच अदर मतलब दो व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए यूज होता है ईच अदर, जबकि वन अनदर का यूज होता है दो से अधिक व्यक्तियों के लिए। जब दो से अधिक व्यक्तियों के लिए हम बात करेंगे, टू प्लस मेंबर के लिए, तो वन अनदर का ओनली टू, यानी लिमिट लगा है दो तक के लिए, 0 से 2 तक के लिए हम यूज़ करते हैं ईच अदर का। ओके, तो अब इसमें हम देखते हैं, ही वॉज सो एफ्रेड, ही वॉज सो एफ्रेड दैट हिज नीज नॉक्ड वन अनदर। ही वॉज सो अफ्रेड, वह इतना डरा हुआ था कि उसको दोनों घुटने आपस में टकरा रहे थे। तो वन अनदर हम कब यूज़ करते हैं, दो से अधिक के लिए, तो दैट इज़ रॉन्ग। यहाँ पर हम वन अनदर को ईच अदर में कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें, तो इसमें वन अनदर गलत है, क्योंकि वन अनदर का यूज़ हम दो से अधिक के लिए करते हैं, और ईच अदर का हम यूज़ करते हैं एक दूसरे से। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, आफ्टर द फेयरवेल, फेयरवेल के बाद द स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 बैच बेड ईच अदर गुड बाय, उसने एक दूसरे को गुड बाय कहा। तो इसमें दो या दो से अधिक लोग हो गए, तो इसमें वन अनदर का यूज़ करेंगे, ना कि ईच अदर का। ईच अदर का उपयोग हम सिर्फ दो लोगों के लिए करेंगे, और वन अनदर का उपयोग हम टू से ज़्यादा लोगों के लिए करेंगे। बिल्कुल ये चीज़ें हो जानी चाहिए। रेसिप्रोकल में मात्र दो ही एग्जाम्पल थे, ईच अदर और वन अनदर। ईच अदर का इस्तेमाल हम दो के लिए करते हैं, और वन अदर का इस्तेमाल टू प्लस के लिए करते हैं। नेक्स्ट प्रोनाउन जो है वो है डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होता है जो किसी व्यक्ति या वस्तु को पॉइंट आउट करने या डिमोस्ट्रेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं, उसको हम डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे क्या होता है, दिस डैट किस चीज़ को इंगित करना है, जैसे दैट इज़ अ बॉल, दैट इज़ अ कैट, दिस इज़ अ बैट, दीज आर द फैंस, दोज आर माई फ्रेंड्स,
दैट इज कॉल्ड डिमॉन्स्ट्रेटिव। मतलब किसी चीज़ को इंगित करने की या किसी चीज़ को नोटिस कराने के लिए हम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। या प्रदर्शित, डिमॉन्स्ट्रेट का मतलब होता है किसी चीज़ को प्रदर्शित वगैरह करना, दैट इज कॉल्ड डिमॉन्स्ट्रेटिव। इनका प्रयोग जब नाउन से पहले होता है, इनका प्रयोग हम जब नाउन से पहले करते हैं तब ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। नेक्स्ट, डिमॉन्स्ट्रेटिव के लिए हम जो रूल है डेमोस्ट्रेटिव में हम उसको देखते हैं। जैसे डेमोस्ट्रेटिव का हम एग्जांपल देखते हैं तो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन में हमारे पास आता है जैसे दिस, डैट, दीज, दोज। जिसे कहते हैं दिस इज़ माई पेन, मतलब हम ये इंगित कर रहे हैं कि ये पेन मेरी है, दिस इज़ माई पेन। दैट इज़ योर पेन, ये पेन तुम्हारी है। दैट इज़ कॉल्ड डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। दिस का प्रयोग समीप की व्यक्ति या वस्तु के लिए होता है। रूल नंबर 1 क्या कहता है? दिस का प्रयोग समीप की व्यक्ति या वस्तु के लिए होता है, जबकि दैट का प्रयोग दूर के लिए हम करते हैं। दिस का प्रयोग समीप की एक वस्तु या एक व्यक्ति यूज होता है, और दीज का यूज हम करते हैं एक से अधिक व्यक्ति और वस्तु के लिए दीज का यूज। दिस मतलब सिंपल वन, और वन प्लस के लिए हम दीज का यूज करते हैं। दैट इज डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट, रूल नंबर 2 देखते हैं। दैट इज अ कैट एंड दीज आर कैट्स। दैट इज अ कैट एंड दीज आर कैट्स। दैट इज कॉल्ड दिस इज अ कैट। दिस इज अ कैट, ये सिंगुलर नाउन हो गया, एंड दीज आर कैट्स। दीज आर कैट्स। दीज आर कैट्स। ठीक है। नंबर 2, रूल नंबर 2 पे चलते हैं। दैट का प्रयोग, दिस का प्रयोग अपन समझ गए, एक व्यक्ति के लिए और नज़दीक वाले व्यक्ति के लिए हम दिस का यूज़ करते हैं। और दीज है THESE, दीज का प्रयोग करते हैं एक से अधिक नज़दीक वाली वस्तु के लिए हम करते हैं दीज का प्रयोग। जैसे एग्जाम्पल भी हमने बताया था, दिस इज अ कैट एंड दीज आर कैट्स। रूल नंबर 2 देखते हैं। रूल नंबर 2 में हम दैट का यूज़ देखेंगे। दैट का प्रयोग जो हम करते हैं दूर की व्यक्ति या वस्तु के लिए करते हैं। दैट का यूज़ हम दूर की एक वस्तु के लिए, और दोज का दूर की एक से अधिक वस्तु के लिए हम व्यक्ति या वस्तु के लिए करते हैं। जैसे दैट इज़ अ बुक, दैट इज़ अ बुक ऑन द टेबल, वो एक किताब है जो टेबल पे रखी है। ठीक। और दोज आर बुक्स, दोज आर बुक्स ऑन द टेबल, ये सारी किताबें हैं जो टेबल पे रखी हैं, किताबें हैं। मतलब दैट का मतलब एक वस्तु जो दूर की हो, और दोज का मतलब एक से अधिक वस्तु जो दूर की हो। दिस और दैट इज क्लियर। यहाँ से दिस और दैट क्लियर है। दूसरा, नाउन के रिपीटिशन को रोकने के लिए दैट ऑफ का प्रयोग हम करते हैं। नाउन के रिपीटिशन को रोकने के लिए दैट ऑफ का यूज़ करते हैं। दैट ऑफ या प्लूरल नाउन के रिपीटिशन को रोकने के लिए दीज, दोज ऑफ का यूज़ करते हैं। दैट और दोज, दैट सिंगुलर के लिए यूज़ करते हैं और दोज हम प्लूरल के लिए यूज़ करते हैं। तो सिंगुलर नाउन के रिपीटिशन को रोकने के लिए हम दैट ऑफ का यूज़ कर लेंगे, और प्लूरल नाउन के रिपीटिशन के रोकने के लिए हम दोज ऑफ का यूज़ कर लेंगे। देन एग्जाम्पल देख लेते हैं। द क्लाइमेट ऑफ पुणे इज बेटर देन दैट, better than Mumbai's climate. That is right. Then next example, the street of Delhi are wider than those का मतलब streets of Mumbai। मतलब दैट का मतलब हो गया आपको दूर की एक वस्तु, और दोज का मतलब दूर की एक से अधिक वस्तु के लिए हम यूजेस करते हैं। एक सिंगुलर नाउन में, एक प्लूरल नाउन में। सिंगुलर में दैट का यूज, और प्लूरल में हम दोज का यूज करते हैं। नेक्स्ट, रूल नंबर 5, किसी सेंटेंस के सिंगुलर काउंटेबल नाउन का दोबारा से लिखने से बचने के लिए वन का प्रयोग करते हैं, और प्लूरल काउंटेबल नाउन को दोबारा से लिखने से बचने के लिए हम वंस का प्रयोग करते हैं। जैसे बोला गया है, दिस इज द न्यू वर्जन, दिस इज द न्यू वर्जन, बट देयर इज एन ओल्ड वन। यह एक नया वर्जन है,
यह एक नया वर्जन है, बट दैट इज एन ओल्ड वन। These are the books, but these are old ones. These are सिंगुलर काउंटेबल नाउन को दोबारा लिखने से बचने के लिए वन का प्रयोग करते हैं हम। ओके, वन का प्रयोग। और प्लूरल काउंटेबल नाउन से दोबारा बचने के लिए हम वंस का प्रयोग कर लेते हैं। ओके, दीज आर द रूल्स ऑफ डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। आज हमने देखा है प्रोनाउंस के टाइप्स, जिसमें प्रोनाउंस क्या होते हैं, प्रोनाउंस का क्या यूज़ होता है, प्रोनाउंस किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, पर्सनल प्रोनाउन का टेबल आपको याद करना है, रूल नंबर जितने रूल्स बताए गए हैं उनको याद करना है आपको। और इसमें अभी प्रोनाउंस ख़त्म नहीं हुए, थोड़े बहुत और बचे हुए हैं, क्योंकि प्रोनाउन इज़ अ वेरी बिग टॉपिक, बहुत बड़ा टॉपिक है जिसको वन पार्ट में नहीं किया जा सकता, उसको सेकेंड पार्ट में अपन फिर से लॉन्च करेंगे। एंड और भी कोई इसमें डाउट हो तो आप पूछें। लाइक, शेयर एंड कमेंट अच्छा लगे।